अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं सिंबलाइज करूंगा पाई से। ओके बेटी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ऑस्मोटिक प्रेशर, let us consider an experimental setup in which a solution is placed in contact with its solvent through an SPM, ठीक है, like this. ओके बेटे, लेट अस से ये जो है ये हमारा SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की इस वाले साइड में लेट अस से हमने प्लेस किया है सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन containing non-volatile solute. ओके बेटे, लेट अस से इस वाले साइड में हमने रखा है इसी सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट। इसी सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट। ओके बेटे, मैंने दोनों वाले साइड से दोनों वाले कंटेनर्स को फिल किया है अप टू द सेम लेवल। लेट अस से मैं इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट का मैं यहां नाम रखूं। लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट ए, और लेट अस से मैं यहां ये वाला पॉइंट चूज करूं और लेट अस कॉल दिस एज पॉइंट बी। ओके बेटे, आप जरा गौर से देखिए, ठीक है, हमने प्योर सॉल्वेंट को रखा है इन कंटैक्ट विद सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो ही हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट सेटअप डेवलप करेंगे, ठीक है, तो देयर फिनोमेनन विल ऑकर, यू कॉल इट शाबाश ऑस्मोसिस। मैंने साथ में ये भी बताया था व्हाई डज ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ वेव प्रेशर ऑन द टू साइड्स ऑफ SPM, या मैंने इसको ऐसे पुट किया था, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑन द टू साइड्स ऑफ SPM। ओके बेटे, अब जरा आप गौर से देखिए बेटे, अगर मैं आपसे सवाल करूं, मुझे बताइए पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा उसको मैं बोलूंगा PA। पॉइंट ए पर कौन सा प्रेशर होगा बेटे? पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा, एक होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज PATM, और प्लस होगा इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। उसको मैं लिखने जा रहा हूं बेटे ऐसे PA0। PA0 इज द वेपर प्रेशर आफ्टर इस प्योर सॉल्वेंट। ओके बेटे, पॉइंट बी जो होगा बेटे, पॉइंट बी पर इनिशियली, ठीक है, इनिशियली पॉइंट इन बिफोर ऑस्मोसिस, पॉइंट बी पर इनिशियली बिफोर ऑस्मोसिस कौन सा प्रेशर होगा? एक होगा बेटे PATM, वो तो सेम होगा, दोनों एक्सपेरिमेंट एटमॉस्फेयर के साथ कंटैक्ट में है, और दूसरा होगा बेटे वेव प्रेशर बिकॉज ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसको हम करेंगे सिंपलाइज ऐसे PS से, ठीक है। ये होगा हमारा इनिशियली मीन्स बिफोर ऑस्मोसिस, बिफोर ऑस्मोसिस। नाउ बिफोर ऑस्मोसिस, ओके, सडनली पहली बात जो यहाँ से हमें समझ आती है, ठीक है, समझ आती है, वो ये वाली बात है।
ओके बेटी, सडनली जो हमें यहाँ से बात समझ आती है वो ये वाली बात है, ज़रा आप गौर से देखें, ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो PA0 है, PA0 यानी वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सडनली जो प्रेशर एट पॉइंट ए है और प्रेशर एट पॉइंट बी है, PA इज ग्रेटर देन शाबाश PB। ठीक है, तो कॉन्सेप्टली ये फॉलो होता है, यहाँ से फॉलो होता है। नोट करने वाली बात है कि PA जो है बेटी इज ग्रेटर देन शाबाश PB। अगर PA ग्रेटर देन है PB से, ठीक बेटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हियर ऑस्मोसिस विल टेक्स प्लेस। मैं इससे पहले ये बता चुका हूँ, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस बिकॉज द डिफरेंस ऑफ वेयर प्रेशर ऑन द टू साइड्स ऑफ शाबाश SPM। तो यहां मैं लिखूंगा सिंस PA इज ग्रेटर देन शाबाश PB, osmosis will takes place. Osmosis will take place, and the direction of osmosis will be from higher wear pressure side to lower wear pressure side. Simple है बेटी। अब मगर but this osmosis, ये osmosis कब तक जाएगा? ये osmosis तब तक, ये osmosis will takes place till on both the sides, ठीक है, the pressure will get equated, the pressure will be equated, ठीक है, दोनों साइड से। अब जरा आप देखें ऑस्मोसिस होने के बाद इनके साथ क्या हो जाएगा बेटी। मैं इस एक्सपेरिमेंट सेटअप को दोबारा यहां लिखने जा रहा हूं, इसको गौर से देखिए आप। इस वाले साइड हमें माना था प्योर सॉल्वेंट, इसको हमने माना था SPM, देखिए बेटी। अब जब ऑस्मोसिस होगा, ठीक है, यानी देयर विल बी अ नेट फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन। सडनली यहां जो है बेटी, यहां लेवल जो है सॉल्वेंट का घट जाएगा। लेट अस से वो यहां है, यहां तक घट गया, लेट अस से, और ये है हमारा सॉल्वेंट, ये हमारा बेटे SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इस वाले साइड में जितना लेवल यहाँ घटा होगा उतना ही लेवल यहाँ इस वाले साइड से बढ़ जाएगा, ठीक है। ये है आपका सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसमें बेटे यहाँ जो है लेवल बढ़ गया, लेट से यहाँ तक बढ़ गया था, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात है, ठीक बेटे, लेट से मैं कहूँ यहाँ ये इतना नीचे गया और यहाँ ये इतना ऊपर गया और फाइनली ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया। अब अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट पर और इसको मैं आगे ले जाऊं लाइन को, इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। वाई? ये फॉलो होता है सिंपली, ठीक है, सिंपली फ्रॉम पास्कल्स लॉ, ठीक है, पास्कल्स लॉ। अगर आपके पास एक रेस्ट है, अगर आपके पास एक लिक्विड सिस्टम है इन रेस्ट, इस रेस्ट, देन प्रेशर एट द पॉइंट्स व्हिच फॉल ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन विल बी सेम, ठीक बेटे। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर होना चाहिए सेम, ठीक बेटे। लेट अस से मैं आपको दोबारा आपके लिए बोलूं कि इस पॉइंट पर प्रेशर कौन सा होगा। सडनली यहाँ इस पॉइंट पर प्रेशर दो ही होंगे, एक होगा बिकॉज एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर और दूसरा होगा लिक्विड का वेट प्रेशर। तो मैं कहूंगा इस पॉइंट पर लेट्स कॉल दिस पॉइंट C और लेट्स कॉल दिस पॉइंट D, ठीक बेटी। लेट्स कॉल दिस पॉइंट D। लेट अस से इस पॉइंट का, लेट अस से ये जो पॉइंट है इसका जो हाइट है यहां से, लेट से ये हाइट है बेटे H, ठीक है, ये है हमारा पॉइंट D। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट C पर प्रेशर कितना होगा, आप बोलेंगे पॉइंट C, प्रेशर एट C हैज टू बी इक्वल टू प्रेशर एट D। ओके बेटी, सिंपली फॉलो होता है पास्कल्स लॉ से। तो प्रेशर एट C कितना है बेटी? प्रेशर एट C है वो है, एक है PATM प्लस है वेयर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट दैट इज PA0, ठीक बेटी। और प्रेशर एट D कितना है बेटी? प्रेशर एट D कितना है? एक है एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ठीक। वाई?
क्योंकि यहाँ बाहर एटमॉस्फेयर के साथ कंटैक्ट में, तो इस पॉइंट पर भी एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। उसका वजह है लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि जो यहाँ ऊपर एयर के मॉलिक्यूल्स है, दे विल पंच द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूशन एंड दिस पंच विल बी ट्रांसमिटेड, सो यहाँ भी एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। सिमिलरली जो यहाँ वेपर प्रेशर होगा वो वैल्यू, उसका वैल्यू यहाँ भी होगा। वाई? जो वेपर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे, दोज कोलिजन्स का जो मोमेंटम है दैट विल बी ट्रांसफर्ड, इसलिए वो वेपर प्रेशर यहाँ भी फील होगा बेटे, समझ रहे बेटे। तो इसलिए यहाँ जो प्रेशर होगा एक तो होगा, शाबाश, एक तो होगा PATM, वो बराबर ही है, और प्लस जो होगा वेपर प्रेशर, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और उसके साथ साथ अब जरा देखिए, उसके साथ साथ यहाँ इस कॉलम, इस एडिशनल कॉलम, ये जो वाटर कॉलम यहाँ है, ठीक बेटी, इसका कुछ मास बनेगा। देख लीजिए बेटी, इसका कुछ मास बनेगा, ठीक है। इस मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg, उसको अगर मैं डिवाइड करूं एरिया ऑफ दिस एरिया, तो वो बनेगा प्रेशर। यानी यहाँ इस कॉलम की वजह से भी प्रेशर होगा, और ये हम पढ़ चुके हैं, वो आएगा इक्वल, शाबाश, ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ चुके हैं कि जो एक वाटर कॉलम की वजह से जो प्रेशर होगा, ठीक बेटी, दैट इज इक्वल रो G एंड H, ठीक बेटी। रो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, रो ऑफ द सॉल्यूशन, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इनटू हुआ, शाबाश, H। देख लीजिए बेटी, ठीक बेटी, ये होगा हमारा सिचुएशन एट इक्विलिब्रियम। अब जो नोट करने वाली बात ये है बेटी, नोट करने वाली बात जो ये है बेटी, ठीक है, बिफोर ऑस्मोसिस इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पॉइंट पर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर और था वेपर प्रेशर, और इस पॉइंट पर भी था एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड, शाबाश, वेपर प्रेशर। लेकिन जब ऑस्मोसिस हो गया तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि सॉल्यूशन वाले साइड में जो प्रेशर की टर्म्स है वो 3 हैं। एक है सॉल्वेंट साइड में 2 ही हैं, PATM प्लस PA0, और अब यहाँ है PATM प्लस PS प्लस ये जो एडिशनल टर्म डेवलप हुआ, इसको इक्वेट करने के लिए, ठीक है, ये जो एडिशनल टर्म डेवलप हुआ, ठीक है बेटे। यानी सॉल्यूशन साइड में अब तीसरा टर्म भी आया। ये वाला टर्म आपने यहाँ यूज किया, इसको बोलते हैं बेटे साहब, इसको नाम रखा गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक बेटे। यानी जो थर्ड वाला टर्म है, तो यहाँ मैं ये बोलने जा रहा हूँ, नोट जो रो ऑफ सॉल्यूशन है, रो सॉल्यूशन इंटू G इंटू H, ये जो एडिशनल टर्म ऑफ प्रेशर डेवलप हुआ ऑन द सॉल्यूशन साइड आफ्टर ऑस्मोसिस, ठीक है, इसको आप बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, और जिसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ओके बेटे। अब समझने वाली बात क्या है, हम सबसे पहले जरा इसको डिफाइन करें, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम फिर डिफाइन कर सकते हैं, द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ऑन द सॉल्यूशन साइड, डेवलप्ड ऑन द सॉल्यूशन साइड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं इसको यहां बोर्ड पर लिख देता हूं आपके लिए। इसको मैं नाम दे रहा हूं डेफिनेशन फर्स्ट, द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक pressure develop on the solution side as a result of osmosis is called osmotic pressure, osmotic pressure, ठीक। तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर को हम सिंबलाइज कर रहे हैं पाई से। पाई हमें मिला बेटे रो ऑफ सॉल्यूशन,
देखिए बेटे, ये आपको समझना है कि ये रो ऑफ सोल्यूशन जो है, कौन सा रो ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन वो वाला जो इक्विलिब्रियम पर होगा सोल्यूशन का डेंसिटी आफ्टर ऑस्मोसिस। क्योंकि जो इनिशियल डेंसिटी होगा सोल्यूशन का, दैट वुड हैव बीन, वो चेंज होता जाएगा, ठीक है, जो ही ऑस्मोसिस होगा, ठीक है, तो डेंसिटी जो सोल्यूशन का है वो चेंज होता जाएगा टिल इक्विलिब्रियम वैल्यू। तो ये जो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन यहाँ ले रहे हैं, ये है इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ डेंसिटी, ठीक है, आफ्टर ऑस्मोसिस, ठीक है, यानी आफ्टर ऑस्मोसिस, ओके, रो सोल्यूशन। और इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एंड दिस इज द हाइट, जिसको आप सीधे सीधे मेजर कर सकते हैं, हाइट अचीव्ड बाय द कॉलम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है बेटे। तो ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके बेटे। इसको डिफाइन करने का तरीका और एक भी है बेटे, वो जरा यहां ध्यान दें। इसको हम और एक तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए बेटे, मैं दोबारा ये एक्सपेरिमेंट सेटअप यहां बोर्ड पर ड्रा कर देता हूं। ओके, यहां से मैंने लिया प्योर सॉल्वेंट, यहां से मैंने रखा सॉल्यूशन, और ये है हमारा SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके बेटे, लेट्स से इस वाले साइड से आपने यूज किया है, ये है फ्रिक्शनलेस मासलेस मूवेबल पिस्टन। ओके बेटे, ध्यान देने वाली बात है, ये इससे पहले ऑब्वियस है कि यहाँ जो वेयर प्रेशर है वो इस वाले साइड से यहाँ जो वेयर प्रेशर वो ज़्यादा है, यहाँ से वेयर प्रेशर जो है वो कम है, इसलिए ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। आपको स्टार्ट में ही कितना एक्सटर्नल प्रेशर यूज करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर यूज करना पड़ेगा, ताकि आप ऑस्मोसिस को प्रिवेंट कर सके, ठीक बेटे, वो भी कहलाएगा, दैट विल आल्सो बी अ मेजर ऑफ द शाबाश ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, कम से कम मिनिमम एक्सेस प्रेशर that which has to be applied on the solution side so as to prevent the osmotic flow of the solvent molecules from pure solvent into the solution through SPM। ओके बेटे, इस कार्ड उसको बोलेंगे बेटे शाबाश ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको मैं डिफरेंस सेकंड बोलने जा रहा हूं, द मिनिमम excess pressure that has to be applied on the solution side, that has to be applied on the solution so as to prevent the osmotic flow of solvent molecules from pure solvent into the solution, ओके बेटे, ये भी इसका डिफरेंस बन सकता है। देखिए, इसको और एक तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जरा आप गौर से देखिए बेटे,
समझने वाली बात है। नहीं बेटे, मुझे बताइए यहाँ से इस प्योर सॉल्वेंट के ऊपर होंगे वेपर्स ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जिसकी वजह से होगा वेपर प्रेशर। ओके बेटे, और यहाँ भी सॉल्यूशन के इस अपर पार्ट में होंगे वेपर्स ऑफ द शाबाश सॉल्यूशन, जिसकी वजह से होगा शाबाश वेपर प्रेशर। बिसाइड्स हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके बेटे, अब मुझे बताइए जब आप इस वाले साइड से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर का कॉन्सिक्वेंस जो है यू आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, जब आप वेपर मॉलिक्यूल्स का इस वाले साइड में सॉल्यूशन वाले साइड में वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो उस वाले साइड से फिर बढ़ेगा वेपर प्रेशर। कितना एक्सटर्नल प्रेशर आपको, कितना एक्सेस प्रेशर आपको यूज करना पड़ेगा ऑन द सॉल्यूशन साइड या ऑन द सॉल्यूशन, ताकि आप इसका जो वेपर प्रेशर है उसके वैल्यू को इक्वल करे टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, वो जो एक्सेस प्रेशर आपको चाहिए उसको आप बोलेंगे शाबाश ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, द एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन सो एज टू equate its vapor pressure with that of the shabash pure solvent. ठीक है, with that of the pure solvent when the solution is separated from its pure solvent through semi permeable membrane. Okay, but definition third, the excess pressure that has to be applied on solution so as to increase its vapor pressure. वेपर प्रेशर कहां तक इंक्रीज करना है? इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट when the solution is separated from its solvent through SPM. The excess pressure that has to be applied on the solution so as to increase its vapor pressure equal to the vapor pressure of pure solvent when the solution is separated from its solvent through SPM through semi permeable membrane. ओके बेटे, ध्यान देने वाली बात है। इसको हम और एक तरीके से भी समझ सकते हैं, जरा गौर से देखिए बेटे, इसको हम और एक तरीके से भी समझ सकते हैं, इस तरह से भी। डब्बे की ओर देखिए आप। नहीं बेटे, जहां मैं इससे पहले आपके साथ शेयर करूं, जो G है गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक बेटे, गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल शाबाश, वो आएगा H माइनस TS। ओके बेटे, और G हो गया नहीं बेटे D। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज E प्लस PV माइनस TS। ओके बेटे, इससे पहले मैं बता चुका हूं कि जो G पर मोल है इसको आप बोलते हैं बेटी शाबाश केमिकल पोटेंशियल। अब ध्यान देने वाली बात है, प्योर सॉल्वेंट में, जो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में आप जरा देखें, जो सॉल्यूशन का एंट्रोपी है, ये मैं अभी तक बहुत बारी ये रिपीट कर चुका हूं, सॉल्यूशन का एंट्रोपी 4 रीजन की वजह से है। वो है ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी S इक्वल के लॉन ऑफ W, उसकी वजह से यहाँ एंट्रोपी है। जबकि प्योर सॉल्वेंट में एंट्रोपी सिर्फ 3 रीजन की वजह से, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। इसलिए एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमेशा ज्यादा होगा देन द एंट्रोपी ऑफ इट इज प्योर सॉल्वेंट। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, जो आपके पास G है दैट इज H माइनस TS, क्योंकि सॉल्यूशन का एंट्रोपी ज्यादा है, इसलिए इसका जो G होगा, G गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू पर मोल, वो कम होगा देन इट इज प्योर सॉल्वेंट।
कहने का मतलब ये है जो केमिकल पोटेंशियल प्योर सॉल्वेंट का है वो ज़्यादा है, और केमिकल पोटेंशियल जो प्योर सॉल्वेंट का है वो ज़्यादा है देन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ इट इज सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन। ठीक है बेटे, इससे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल है इसलिए ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस विल ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर केमिकल पोटेंशियल टू लोअर केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सॉल्वेंट। अब ध्यान देने वाली बात है, जो जी पर मोल है बेटे, जी पर मोल है, सर आप देखें अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर यूज करूं, अगर मैं बाहर वाला प्रेशर यूज करूं तो आप जरा देखिए यहाँ टर्म है E प्लस PV माइनस TS। अगर मैं बाहर वाला प्रेशर बढ़ाऊं तो ये जो P वाला टर्म है ना, यहाँ से सीधे से समझ आता है कि केमिकल पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यानी एक्सटर्नल प्रेशर से केमिकल पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज होगा, और एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से शाबाश केमिकल पोटेंशियल का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से केमिकल पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ जाएगा, और एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से केमिकल पोटेंशियल का वैल्यू कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब ध्यान देने वाली बात है, तो बेटे केमिकल पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा है और सोल्यूशन का कम है, इस वजह से ऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक बेटे, या तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, हमें कितना एक्सटर्नल प्रेशर यूज करना पड़ेगा ऑन द सोल्यूशन साइड ताकि हम इसका केमिकल पोटेंशियल बढ़ा सकें, सो दैट इट विल बी इक्वेटेड विद द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सॉल्वेंट, सो दैट ऑस्मोसिस विल बी स्टॉप्ड। या ये भी कह सकते हैं कितना एक्सटर्नल प्रेशर हमें कम करना चाहिए, किस वाले साइड में, प्योर सॉल्वेंट वाले साइड में, ताकि इसका केमिकल पोटेंशियल घट जाए और वो केमिकल पोटेंशियल फिर सॉल्वेंट का हो जाए इक्वल टू द केमिकल पोटेंशियल ऑफ शाबाश सोल्यूशन, एंड अगेन ऑस्मोसिस विल स्टॉप। ठीक बेटी, तो इसको डिफाइन करने का और एक तरीका ये भी होगी बेटी। ठीक है, द एक्सेस प्रेशर the excess pressure that has to be applied on the solution side, so that the chemical potential of the solution will be equal to the chemical potential of the शाबाश solvent। ठीक है, chemical potential of the solvent, और कह सकते हैं ऐसे। ठीक है, the lowering of external pressure on the solvent side, ठीक है, so that the chemical potential of the solvent will be equal to the शाबाश chemical potential of the solution is called, उसको बोला जाएगा शाबाश उसको बोला जाएगा, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं जरा इस लाइन को रिपीट करता हूं, कितना एक्सटर्नल प्रेशर आपको यूज करना पड़ेगा सोल्यूशन साइड में ताकि आप सोल्यूशन का केमिकल पोटेंशियल बढ़ाएं, एंड सो दैट तब तक बढ़ाएं जब तक कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट केमिकल पोटेंशियल ऑफ सोल्यूशन के बराबर हो जाए। या कितना कम प्रेशर करना पड़ेगा आपको सॉल्वेंट की साइड से, ठीक है, सॉल्वेंट की साइड से, ताकि उसका केमिकल पोटेंशियल घट जाए और वो मैच हो जाए विद द शाबाश सोल्यूशन। ठीक है, उस प्रेशर को बढ़ाने को सोल्यूशन साइड में, या प्रेशर को कम करना, कितना आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है, उसको आप बोलेंगे बेटे शाबाश ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं रिपीट करता हूं ये लाइन, ठीक बेटे, द एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड और द लॉवरिंग ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द सॉल्वेंट साइड, ठीक है, so that the chemical potential of the शाबाश solvent and the chemical potential of the solution will be equated। ठीक है, इस कारण उसको बोला जाएगा शाबाश ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों तरीके जो हैं, 4 तरीके मैंने आपको बताए, ठीक है, चारों के चारों करेक्ट तरीके हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने के। ओके बेटे, यहां मैं और एक इंपॉर्टेंट सी बात आपके जहन में डालना चाहता हूं, इसको जरा गौर से सुने बेटे। पहली बात, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय, ऑस्मोटिक प्रेशर सही में बोला जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस is determined by Berkeley and Hartley's मेथड। लेकिन यहां ध्यान दे बेटे, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय बर्कले एंड हार्टलीज मेथड और बाय मोर्स एंड फ्रेजर मेथड, मोर्स एंड फ्रेजर मेथड। ओके बेटी, पहली बात जो यहां जहन में उतारी बेटी, ठीक है,
ये जो दो एक्सपेरिमेंट मेथड्स हैं फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये यूज किए जाएंगे सिर्फ एक्वस सोल्यूशन के लिए। उसका रीजन ये है, इन दोनों एक्सपेरिमेंट मेथड्स में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होता है वो यूज होता है बेटे शाबाश कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक बेटे, Cu2 FeCN6। ये मैं इससे पहले बता चुका हूं कि कॉपर फेरोसाइनाइड इज वर्केबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है, बिकॉज इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स इट गेट्स डिसॉल्व्ड, ठीक है। इन दोनों मेथड्स में, एक्सपेरिमेंट मेथड्स में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होता है वो है कॉपर फेरोसाइनाइड, इसलिए ये दोनों एक्सपेरिमेंट मेथड्स वैलिड हैं ओनली फॉर डिटरमाइनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस। ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए वैलिड नहीं, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात बेटे, जो बर्कले एंड हार्टलेज मेथड है बेटे, जो ये वाला मेथड है बेटे, जो बर्कले एंड हार्टलेज मेथड है, ये वाला मेथड, बर्कले हार्टले मेथड जो है ये बेस्ड है अपॉन डिफ्लेशन सेकंड। डिफ्लेशन सेकंड यानी जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, ठीक है, जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है जिस पर बेस्ड है बर्कले एंड हार्टले मेथड, ठीक है, फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, वो ये है द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड सो एज टू प्रिवेंट द ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। ओके बेटे, ठीक है। जो मोर्स एंड फ्रेजर्स मेथड जो है, ये वाला मोर्स एंड फ्रेजर्स मेथड, ये है बेस्ड अपॉन डिफिनेशन फर्स्ट, डिफिनेशन फर्स्ट, ठीक है। यानी इस वाले मेथड का जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है जिस पर बेस्ड है इसका डिटरमिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, वो है डिफिनेशन फर्स्ट, यानी आप मेजर करेंगे हाइट ऑफ द कॉलम, द इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलपमेंट ऑन द शावर सॉल्यूशन साइड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और ये मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है पाई इक्वल रो ऑफ सॉल्यूशन G एंड H। आप हाइट मेजर करेंगे सिंपली, ठीक है, सॉल्यूशन का डेंसिटी निकाला जाएगा, G इज अ कांस्टेंट दैट इज 9.8, ठीक है, एंड आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं बेटे। और एक बात जो मैं यहां जहन में डालना चाहता हूं वो ये वाली बात है बेटे। ओके बेटे, जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, non-aqueous solvents is determined by Townsend's method, और इसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर मेथड। ओके बेटी, तो यहाँ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, non-aqueous solutions is determined by Townsend's method और नेगेटिव प्रेशर मेथड। बेटी ये वाला जो मेथड है ये बेस्ड है अपॉन डिफिनेशन थर्ड, देख लीजिए बेटी। डिफिनेशन थर्ड क्या है, द एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन so that its weight pressure becomes equal to the शाबाश weight pressure of the pure solvent when the solution is separated from its solvent through SPM, ठीक है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके बेटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, इसको जरा गौर से सुनिए बेटी। अगर मैं बोलने जा रहा हूं मेरे पास है, लेट से मेरे पास है, ध्यान देने वाली, मेरे पास है आइसोलेटेड सॉल्वेंट और मेरे पास है बेटे आइसोलेटेड सॉल्यूशन, ठीक, मेरे पास है आइसोलेटेड सॉल्वेंट और आइसोलेटेड सॉल्यूशन, और दोनों को मैंने रखा है लेट से एट टेम्परेचर T, और यहां भी मैंने रखा है एट टेम्परेचर T। अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, इस प्योर सॉल्वेंट के साथ कौन कौन सा टर्म अभी जो प्रेशर का है जो इसके पास हो सकता है, ठीक है, एक तो एक्सटर्नल प्रेशर दोनों के साथ सेम है, वो यहां भी और यहां भी, और दूसरा इसके पास होगा वेयर प्रेशर, ठीक है, और इसके पास भी होगा वेयर प्रेशर, ठीक है। ऐसी गलती कभी नहीं करना कि आप बोलेंगे ये जो आइसोलेटेड सॉल्यूशन है इसके साथ है वेयर प्रेशर भी और इसके साथ है ऑस्मोटिक प्रेशर भी। तो समझने वाली बात ये है बेटे, समझ आना मैं क्या चाहता हूं,
आइसोलेटेड सॉल्वेंट हो या आइसोलेटेड सॉल्यूशन हो, उनके पास इंडिविजुअली एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को छोड़ के सिर्फ होता है उनके पास वेपर प्रेशर, ठीक है नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर दी, ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोलेटेड सॉल्यूशन के पास होगा ही नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर। वो जब आप प्योर सॉल्वेंट को सेपरेट करेंगे, प्योर सॉल्वेंट को सेपरेट करेंगे थ्रू एसपीएम, यानी जब आप इसको कंटेंट में लाएंगे, क्योंकि यहाँ डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर है एट द सेम टेम्परेचर, उस डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर की वजह से एक एडिशनल टर्म डेवलप होता है जिसको आप बोलते क्या, शाबाश, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो समझने वाली बात क्या है, ए सॉल्यूशन बाय इटसेल्फ और ए सॉल्वेंट बाय इटसेल्फ, ए सॉल्यूशन और ए सॉल्वेंट बाय इटसेल्फ हैज ओनली वेपर प्रेशर, TBD. A solution develops osmotic pressure only when it is separated from its pure solvent through SPM. यानी इंडिविजुअली अगर आपके पास अलग सॉल्वेंट है जिसको आप अपने SPM से फ्रॉम इट सॉल्वेंट सेपरेट नहीं किया है, आइसोलेटेड सॉल्यूशन है, तो उसके पास सिर्फ वेपर प्रेशर वाला प्रेशर है, उसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट तब है जब डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर हो दो सॉल्यूशन के दरमियान, या डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर हो बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द प्योर सॉल्वेंट, और इट डेवलप्स एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। ए सॉल्यूशन बाय इटसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ए सॉल्यूशन बाय इटसेल्फ हैज ओनली वेपर प्रेशर, इट डेवलप्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, व्हेन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स प्योर सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ए सॉल्यूशन बाय इटसेल्फ हैज ओनली vapor pressure, it develops osmotic pressure, it develops osmotic pressure when it is separated from its pure solvent through SPM. Through semi-permeable membrane. Okay, बेटे. Now let us discuss the Van Hoff's theory of dilute solutions. ओके बेटी, ये थ्योरी को समझने के लिए हम लेंगे एक डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। लेट अस से ये मेरे पास है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, लेट अस से हमने इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को सेपरेट किया फ्रॉम दिस सॉल्वेंट by a semi-permeable membrane. ओके बेटे, इस वाले साइड में हमने इसको माना ये है सॉल्यूशन, जिसको रखा है हमने एट टेम्परेचर T, और ये बीच में हमने माना है सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन, और इसके इस वाले साइड में हमने सॉल्यूशन का सॉल्वेंट रखा है। ओके बेटे, ओके बेटे, ये इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फाइन कैपिलरीज। ओके, लेट अस से लाइक दिस। ओके, लार्ज नंबर ऑफ फाइन कैपिलरीज। ध्यान देने वाली बात है, लेट अस से मैं कहूं इस सॉल्यूशन में जो मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, लेट अस से मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय दिस डॉट। लेट अस से यहां एक है और एक रैंडमली, वो कहीं भी हो सकते हैं, बट दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रैंडमली मूविंग इन द सॉल्यूशन।
ओके बेटे, ध्यान देने वाली बात है। ठीक बेटे, अकॉर्डिंग टू वॉट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स को हम ट्रीट कर सकते हैं लाइक आइडियल गैस पार्टिकल्स। ठीक बेटे, आइडियल गैस पार्टिकल्स, आइडियल गैस पार्टिकल्स बाय डिफिनेशन हुए वो वाले पार्टिकल्स जिनके दरमियान आपस में इंटरैक्शंस, आपस में जो इंटरैक्शंस हैं दे आर इक्वल टू जीरो। ठीक बेटे, तो अकॉर्डिंग टू वॉट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी ट्रीटेड एज आइडियल गैस पार्टिकल्स। ठीक बेटे, दिस इज वेरी रीजनेबल आर्ग्यूमेंट। व्हाई? देखिए बेटे, गौर सुनने वाली बात है, अगर आप इस सॉल्यूशन वाले साइड को देखेंगे तो इसमें जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन कंटिन्यूटी, यानी ये सॉलिड मॉलिक्यूल इसके साथ टच में, इसके साथ टच में, यानी सॉलिड मॉलिक्यूल्स अपने ही सॉलिड मॉलिक्यूल्स के साथ कंटिन्यूअसली टच में है। लेट अस से मैं कहूं इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स को मैं कहूं या सॉलिड को मैं कहूं वो इस सॉल्यूशन का कंटिन्यूअस फेज है या एक कंटिन्यूअस मीडियम है। ओके बेटे, अब ध्यान देने वाली बात है, जो इसमें डिसॉल्व्ड नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल है that is completely surrounded by the molecules of the solvent, and here again this solid particle is completely surrounded by the molecules of the solvent, and same here, same here, same here, same here। नहीं बेटी, कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल जो डिसॉल्व स्टेट में है वो अपने सॉलिड पार्टिकल के से सराउंड नहीं हो रहा है, बल्कि इट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक बेटे, तो अगर आप गौर से देखेंगे बेटे, ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन जो मीडियम है, जो कंटिन्यूअस फेज है सॉल्वेंट का, उसके साथ तो है, मगर इस डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं जहां कंसंट्रेशन जो है नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल का बहुत कम है और उनके दरमियान एवरेज डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इस नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल का अपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल के साथ जो इंटरैक्शन होगा या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल जीरो। ठीक है, thus it is a very sound argument or it is a very good approximation that non-volatile solid particles of a dilute aqueous solution can be treated as ideal gas particles which are dispersed in the continuous phase of the solvent, okay बेटे, ध्यान देने वाली बात है बेटे, but since the solution is kept at some temperature and temperature की वजह से इन solid particles के पास होगा kinetic energy, they are randomly moving in different directions। ठीक है, they are colliding with this wall and with this wall and even with this impermeable membrane। Okay बेटे, according to what of theory of dilute solutions, ठीक बेटे, the pressure exerted by the non-volatile solute particles, due to the collisions of the non-volatile solute particles, ठीक है, on the walls of the vessel as well as with the semi-permeable membrane is called osmotic pressure। ओके बेटे, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बेटे, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सिंपली वो ऑस्मोटिक प्रेशर व्हाट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन के हिसाब से है, वो है बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ द वेसल एज वेल एज विद द सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटे, अब जरा समझने वाली बात है, देखिए बेटे, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं सिम्बलाइज करने जा रहा हूं बेटे पाई से। समझने वाली बात है बेटे, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है बेटे, जरा समझने वाली बात है बेटे, ये हमारे पास है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके बेटे, लेट्स से ये वाला मॉलिक्यूल जो है नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल का और ये वाला मॉलिक्यूल जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल का है और ये वाला मॉलिक्यूल जो है नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल का, इट इज गोइंग टू कोलाइड, it is going to make a collision with the semi-permeable membrane, but don't forget semi-permeable membranes have very fine capillaries through which only solid molecules can pass in the Weber phase, ठीक है, and no non-volatile solid particles can pass। ठीक है, तो when they are colliding with the walls of the semi-permeable membrane, they are pushing it toward the solvent side। ठीक है, when this semi-permeable membrane is pushed toward the solvent side, ठीक है, solvent side, it will exert pressure on the solvent, and which will exert pressure on this wall। There will be a response force, there will be an equal reaction but opposing direction from this wall, जो वापस solvent को धकेलेगा in the opposite direction, and the solvent will be pumped or the solvent will be pushed through the capillaries of this simple membrane into the Shabash solution, and this is how osmosis takes place according to वॉट हाउस थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ओके बेटे, ये वॉट हाउस थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्रक्स है, यानी अकॉर्डिंग टू वॉट हाउस थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी ट्रीटेड एज आइडियल गैस पार्टिकल्स which are dispersed
इन द कंटिन्यूअस फेज ऑफ द सॉल्वेंट। ओके बेटे, नंबर फर्स्ट, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द non-volatile solid particles on the walls of the vessel as well as with the semi-permeable membrane। ठीक है, ये दो बेसिक फंडामेंटल लाइंस हैं ऑफ वॉट हाउस थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अब ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, वेरी सिंपल लॉजिक से ये समझ आता है बेटे, वेरी सिंपल लॉजिक से ये समझ आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा बेटे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, डिपेंड करेगा कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, how many molecules of non-volatile solid are present per unit volume, that is concentration। why? जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे ज्यादा, उतने ही नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे ज्यादा। जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे ज्यादा, वॉट हाउस थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन के हिसाब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे ज्यादा, उतना ही वॉट हाउस थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन के हिसाब से, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए ज्यादा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मगर ये कब सही होगा बेटे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक बेटी, गौर सुनने वाली बात है, ठीक बेटी। तो मैं यहां लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पाई जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय हो गया बेटे वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक बेटी, तो मैं यहां से लिख सकता हूं, ठीक है, मैं यहां से लिख सकता हूं कि पाई वी, ठीक बेटी, सिंस एक पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शाबाश, पाई इंटू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शाबाश, एन, ठीक है, यानी पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शाबाश, एन बाई वी, मैं लिख सकता हूं पाई वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शाबाश, एन। तो यहां से क्या फॉलो होगा बेटी? यहां से इस तरह फॉलो होगा, एम्प्लाइज दैट मैं लिख सकता हूं पाई वी, वी इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक बेटी, मगर ये कब सही है? एट कांस्टेंट टी टेम्परेचर। ओके बेटी, अब इफ अगर मैं ऐसे लिखूं बेटी, इफ एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टी बोथ आर कांस्टेंट, इफ एन एंड टी आर कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट है, ठीक बेटी, तो मैं लिख सकता हूं पाई वी इज a constant, पाई वी इज ए कांस्टेंट। ठीक बेटी, पाई वी इज ए कांस्टेंट, ठीक बेटी, पाई विल बी इक्वल टू सम, शाबाश, कांस्टेंट। इस ये जो है ना, P इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको आप P से भी सिंबलाइज कर सकते हैं, और ये हो गया V। इट इज जस्ट लाइक ये है बेटी, PV इज कांस्टेंट। अगर आपको याद हो गेज स्टेट में आपने पढ़ा था, ठीक है, बॉयल्स लॉ, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसलिए इस पाई वी इज कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट एन एंड टी, इसको बोलते हैं बेटी, शाबाश, बॉयल्स वॉन्ट हाफिज लॉ, बॉयल वॉन्ट हाफ ला। ओके बेटे, ध्यान देने वाली बात है, ठीक बेटे, ये इसको मैं बोलूं स्टेटमेंट फर्स्ट, इस वाले को मैं बोलूं स्टेटमेंट फर्स्ट। ओके बेटे, ध्यान दे रहे, ओके बेटे, जरा यहां ध्यान देने वाली बात है बेटे, ठीक। अब अगर मैं लिखूं, ठीक बेटे, ये ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कंसंट्रेशन रखूं कांस्टेंट, ठीक बेटे, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम रखूं कांस्टेंट, और मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स का, तो सिंपल सी बात है, जो जिस रेट से वो कोलाइड करेंगे, वो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे ज्यादा। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे ज्यादा, तो प्रेशर होगा ज्यादा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ज्यादा। तो दूसरा जो मैं यहां बताने जा रहा हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, शाबाश, टेम्परेचर। मगर ये कब सही होगा बेटे? ये सही होगा इफ C concentration, if concentration C is
कांस्टेंट। ओके बेटे, एक कंसिस्टेंसी इज कांस्टेंट। ठीक बेटे, ध्यान देने वाली बात है। ठीक बेटे, जरा आप इस स्टेटमेंट को देखिए। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पाई इज इक्वल प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लेटर से के इंटू टी। ठीक बेटे, यहां मैं इसको लिख सकता हूं पाई बाई टी इज इक्वल शाबाश ए कांस्टेंट। ठीक बेटे, इट इज जस्ट लाइक पी बाई टी, प्रेशर डिवाइडेड बाय टेंपरेचर कांस्टेंट। याद करें, इसको आपने बोला था गे स्टेट में गे लुसक स्ला। ठीक बेटे, लेकिन अब चूंकि इसको बोला जाएगा यहां गे लुसक वॉन्ट हाउस ला। ठीक बेटे, तो ये जो है ये कहलाएगा गे लुसक वॉन्ट हाफ ला। ओके बेटे, एक ही बात है, ये लुसक वॉन्ट हाफ ला। ठीक बेटे, ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है कि पाई का रिलेशन डायरेक्ट है टेंपरेचर के साथ, इफ कंस्टेंट केप्ट कांस्टेंट, इसको हम मैं बोलने जा रहा हूं स्टेटमेंट सेकंड। ओके बेटे, ध्यान देने वाली बात है। Now let us discuss the von Haupt's theory of dilute solutions. Okay, बेटे, वॉट हाउस थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले लेट अस कंसीडर अ डाइल्यूट सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट। ठीक बेटे, लेट अस से हमारे पास एक सोल्यूशन है। ठीक बेटे, यहां मैंने रखा है, इसमें इस तरह, इससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स विच आर डिसॉल्व्ड। ओके बेटे, लेट अस से कि हम इस सॉल्यूशन को रखते हैं इन टच विद इट्स सॉल्वेंट बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो बेटे, ये हमारा है सॉल्यूशन। ओके, और ये हमारा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये हमारा है बेटे सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। ओके बेटे, इससे पहले मैं ये पढ़ा चुका हूं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ वेरी फाइन कैपिलरीज थ्रू विच ओनली सॉलिड मॉलिक्यूल्स कैन पास इन द वेबर फेज। ओके बेटे, ये हम कंक्लूड कर चुके हैं। ठीक बेटे, लेट्स से मैं इन फाइन कैपिलरीज को इन लाइन से दिखाऊं। ठीक बेटे, ये मैंने ये जो लाइन में दिखा रहा हूं दे आर, इनसे मैं बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं फाइन कैपिलरीज ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके बेटे, अब ध्यान देने वाली बात है। ठीक है बेटे, according to von Haupt's theory of dilute solutions, non-volatile solute particles can be treated as ideal gas particles which are dispersed in the continuous phase of the solvent. ठीक है, वो बहुत सिंपल है बेटे। देखिए, this postulate of the von Haupt's theory of dilute solutions is a very reasonable argument. Why? देखिए बेटे, आप जरा देखिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की इस वाले साइड में आपके पास जो सॉल्वेंट है वो कंटिन्यूअस है, यानी सॉलिड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के टच में है और एक दूसरे के साथ उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मौजूद है। ठीक है, और कंटिन्यूअस है बेटे। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, दे आर डिस्पर्स्ड इन दिस कंटिन्यूअस मीडियम ऑफ द सॉल्वेंट। एवरी सोल्यूट मॉलिक्यूल इज सराउंडेड स्फेरिकली बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट। दिस इज ट्रू अबाउट एवरी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल। अब जरा गौर सुनने वाली बात है, इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स के फोर्सेस होंगे प्रेजेंट, मगर होंगे फोर्स होंगे विद द शाबाश
सॉलिड मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपस में यानी इस नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल के इसके साथ क्या फोर्स होंगे, तो दे विल बी ऑलमोस्ट जीरो। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट इन टच। ठीक है, एवरी नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल इज सराउंडेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है। और चूंकि सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट है, तो जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन द शाबाश नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज, एंड ड्यू टू विच वी कैन easily conclude that the interactive forces between the non-volatile fluid particles almost equal to zero। ठीक है, those particles जिनके दरमियान interactive forces equal to zero उनको हम बोलते हैं ideal particles। That is why इस theory ने according to Van Hoff's theory of dilute solutions, ठीक है, non-volatile solid particles can be treated as ideal gas particles which are dispersed in the continuous phase of the solvent, which are dispersed in the continuous phase of the solvent। Okay, दूसरी important सी बात बेटी, according to Van Hoff's theory of dilute solutions, osmotic pressure is osmotic pressure of the solution is due to the collisions of the non-volatile solid particles with the walls of the vessel as well as with the शाबाश semi-permeable membrane। ठीक है, बहुत सिंपल है इस थ्योरी का। ठीक है, यानी जो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बेसिकली ये जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स है एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर T, ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर T, इन नॉन वोलेटाइल डिसॉल्व्ड सॉलिड पार्टिकल्स के पास होगा काइनेटिक एनर्जी। दे आर रैंडमली मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दे विल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल एज वेल एज विद द semi-permeable membrane। ड्यू टू दीज collisions these are exerting a pressure, the pressure is called osmotic pressure according to Van Hoff's theory of dilute solutions। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। रिपीट, according to Van Hoff's theory of dilute solution, osmotic pressure is the pressure exerted due to the collisions of the non-volatile solid particles if they would behave like an ideal particles at the same temperature and at the same volume of the solution। ओके बेटे, ये समझने वाली बात है। देखिए बेटे, ठीक बेटे, ये समझने वाली बात है। अब जरा ध्यान देने वाली बात है यहाँ बेटे, इस थ्योरी के हिसाब से क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स कोलाइड करने जा रहे हैं, ठीक बेटे, किसके साथ? विद द वॉल्स ऑफ वेसल एज वेल एज विद द semi-permeable membrane। जरा आप गौर से देखिए बेटे, जो ही ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स इस semi-permeable membrane को यहां से करेंगे कोलाइड, ठीक बेटे, तो दे विल एक्सर्ट प्रेशर। व्हेन दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द semi-permeable membrane, इट विल पुश द semi-permeable membrane टुवर्ड्स सॉल्वेंट साइड। ठीक है, एंड दिस प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सॉल्वेंट साइड। ठीक बेटे, ठीक है, जब यहां से हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इट विल पुश, सिंपल मेम्ब्रेन विल बी पुश्ड टुवर्ड्स सॉल्वेंट साइड, एंड दिस प्रेशर विल बी कैरिड ऑन एंड दिस प्रेशर विल बी एक्सपीरियंस्ड हियर। ठीक है, बट सिंस द वॉल इज रिजिड, ठीक है, to every action there is an equal and opposite reaction, it will शाबाश, यहाँ एक होगा नॉर्मल रिएक्शन, यानी जो दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा जो इस सॉल्वेंट को पुश करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन बैक। ठीक है, जब ये सॉल्वेंट होगा पुश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो यू विल फाइंड दैट इट विल बी पंप्ड, इट विल बी पुश्ड through the capillaries of this simple membrane into the shabash, into the solution। This is how osmosis takes place according to Van Hoff's theory of dilute solutions। ठीक है, अब समझने वाली बात है जी बेटे, Van Hoff's theory of dilute solution बिल्कुल बहुत सिंपल आर्गुमेंट है बेटे। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर मैं सिंबलाइज करूं पाई से, ठीक बेटे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बेटे, ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशनशिप आना चाहिए। नहीं बेटे, सिंपल सी बात है बेटे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जितने यहां नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे ज्यादा, उतने ही नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया होंगे ज्यादा। जितने नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे उतना ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट होगा ज्यादा। तो अकॉर्डिंग टू Van Hoff's theory of dilute solutions, osmotic pressure pi should be directly proportional to concentration is number of moles per unit volume। मगर ये स्टेटमेंट सही होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके बेटे, इसी तरह बेटे जरा समझने वाली बात है, अब अगर मैं कंसंट्रेशन रखूं कांस्टेंट, जैसे मैंने यहां इसमें रखे हैं 6 नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स, अगर मैं ये नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स को रखूं कांस्टेंट और मैं इनका टेम्परेचर इन केल्विन बढ़ाऊं, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इन केल्विन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ेगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स का बढ़ेगा तो जो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड होंगे वो ज्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड ज्यादा होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से पाई का रिलेशनशिप डायरेक्ट होना चाहिए विद टेम्परेचर इन केल्विन। मगर यहां समझने वाली बात यह है कि ये स्टेटमेंट तब सही होगा इफ सी कंसंट्रेशन इज शाबाश कांस्टेंट, इफ मोलैरिटी या कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट।
कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करूं, तो मैं लिख सकता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शाबाश कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। मैंने दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन किया, ठीक है। इसको बोलूं मैं स्टेटमेंट ए और इसको मैं बोलूं स्टेटमेंट बी। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कंबाइन स्टेटमेंट ए एंड बी को कंबाइन करने के बाद वी फाइंड दैट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शाबाश सीटी डीपीडी। अब ध्यान देने वाली बात है, तो पाई आना चाहिए, हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को इक्वालिटी में लाते हैं, मगर कैन यू गेस द कांस्टेंट, ठीक बेटे, कैन यू गेस द कांस्टेंट, ठीक बेटे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। आप जरा देखिए गौर से, ये देखिए बेटे, ये जो है आइडियल, ये जो आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स को यहां ट्रीट किया, इनके दरमियान एक रीजनेबल आर्गुमेंट है, इनके दरमियान इंटरेक्शन इक्वल 0, तो दे विल बिहेव लाइक एन आइडियल पार्टिकल्स, लाइक आइडियल गैस पार्टिकल्स, ठीक है। आप देखिए फिर जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होना चाहिए, दैट शुड बी ए गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट आर। तो इसलिए पाई आपका आना चाहिए बेटे, वो आना चाहिए इक्वल शाबाश प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आर, ठीक। आप इसको बोलेंगे यहां आइडियल गैस कांस्टेंट बोले या इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट बोले, कुछ लोग इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई इक्वल आर इनटू हुआ सीटी, ठीक है मेरी। यहां मैं इसको ऐसे लिखूं, यहां इक्वेशन, तो फाइनल इक्वेशन जो आपका बना वो बना पाई इक्वल शाबाश सी आर टी, ठीक है। ये है ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन। मगर यहां ये ध्यान में रख लीजिए बेटे, ये वैलिड है फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, यानी ऐसा सॉल्यूट जो डिसोसिएट ना हो ना एसोसिएट हो। जो अभी तक हमने सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े वो हैं सारे के सारे एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, यानी जिनमें ना डिसोसिएशन होता है ना एसिडेशन होता है। हम इसका लास्ट लेक्चर ऐड करेंगे इंशाल्लाह कल, उसमें मैं बताऊंगा अब अगर आपका सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट हो जाए तो फिर आपकी एक्सप्रेशन किस तरह से मॉडिफाई हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है अगेन वैलिड फॉर सॉल्यूशंस शाबाश कंटेनिंग non-volatile non-electrolytic solute, जैसे हमारे पास एक ग्लूकोज है, सक्रोज है, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके बेटे, तो पाई इक्वल सीआरटी। ध्यान देने वाली बात है यहां, और एक बात जो मैं जहन में डालना चाहता हूं उसको जरा गौर से सुनिए बेटी, ठीक है। यहां जो कंसंट्रेशन है आपका सी, नोट करने वाली बात है, कंसंट्रेशन जो हमने यहां मेंशन किया वो है नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, ठीक है। तो इट इज एन बाई वी, डोंट फॉरगेट ये एन बाई वी जो है इसको आप बोलते हैं मोलैरिटी। तो वहां जब मैं लिख रहा हूं पाई इक्वल सीआरटी, तो ये बेसिकली पाई इज इक्वल मोलैरिटी इंटू आर इंटू टी, ठीक बेटे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई है that is equal concentration, that is n by v nRT divided by bt v। आप जरा देखें ये इक्वेशन मैच होता है विद pv इक्वल nRT, देख लीजिए बेटे, p इक्वल nRT, ठीक है बेटे, बिल्कुल बहुत सिंपल है, ठीक है। तो लेकिन ये ध्यान में रखें कि दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट should not dissociate or associate in the solution, okay बेटे। तो पाई इक्वल nRT by v, इट इज जस्ट लाइक pv इक्वल nRT। दिस r का जो वैल्यू यहां है बेटे, v is volume of solution, n is number of moles of solute, t is temperature in Kelvin and pi is osmotic pressure। r जो है that is called, इसको बोलते हैं आप solution constant, ठीक बेटे, या इसको आप बोले आइडियल गैस कांस्टेंट। r का वैल्यू है बेटे 8.314 पास्कल मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ओके बेटे। ये आर का वैल्यू तब यूज करेंगे जब आपको पाई का वैल्यू पास्कल में चाहिए बेटे, ठीक है। या ये आर का वैल्यू इस तरह से भी है, ये है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आर का वैल्यू तब यूज करेंगे, ठीक है, जब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू चाहिए इन एटीएम, ठीक है। ये वैल्यू है इस तरह भी 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये आर का वैल्यू यूज करेंगे, ये आर का वैल्यू यूज करेंगे बेटे, ये आर का वैल्यू यूज करेंगे अगर आपको पाई का ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू चाहिए बार में, ओके बेटे।
और एक बात ध्यान में डाल लीजिए बेटे, ये पास्कल जो होता है दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यहाँ कैंसिल हुआ तो यहाँ बचेगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को बोलते हैं जूल। तो हम आर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल 8.314 ऐसा यूनिट्स में, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक बेटे, ऐसा यूनिट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक बेटे, अगर मैं इसको कैलोरी में लिखूं तो हम जानते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल 4.184 जूल्स। ठीक है, अगर मुझे जूल को कन्वर्ट करना है तो 1 जूल इज इक्वल 1 डिवाइड बाय 4.18 कैलोरी। मैं 4.18 से इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे ये मिलेगा 1.99, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर रखूंगा, वो होगा 2, लेकिन तब यूनिट बनेगा कैलोरी। कैलोरी इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, कैलोरी कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स। ओके बेटे, ध्यान देने वाली बात है। ठीक बेटे, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके बेटे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass of non volatile solute। ध्यान देने वाली बात है बेटे, हम जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल, और अभी मैंने लिखा दैट इज इक्वल nRT डिवाइडेड बाय B। N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके बेटे, तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल N नंबर ऑफ मोल्स हुआ गिवन मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट WB, ठीक है, इनटू हुआ बेटे RT डिवाइडेड बाय हुआ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB इनटू हुआ V। ठीक बेटे, ये देखिए मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहां से MB हम ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज सिंपली इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट इनटू RT डिवाइडेड बाय हुआ बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई और इनटू हुआ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। देख लीजिए बेटे, ठीक बेटे, आप जरा देखें आपने कितना मास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का डिसॉल्व किया होगा सॉल्यूशन में। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर। ठीक है, आर तो कांस्टेंट है, वो तो वैल्यू जानते हैं। टेम्परेचर इन केल्विन सॉल्यूशन का इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई मैंने इससे पहले बताया हुआ था कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं बाय बर्कले एंड हार्टलीज मेथड। ठीक है, और इस तरह ऑस्मोटिक प्रेशर हम मेजर करते हैं, ठीक बेटे, बाय टाउनसेंड्स मेथड या उसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर मेथड। इस तरह बेटे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं बाय मोर्स एंड फ्रेजर्स मेथड। देयर आर मेनी एक्सपेरिमेंट मेथड्स जिससे ये ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला जाता है, यानी दिस इज एन एक्सपेरिमेंट पैरामीटर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट पैरामीटर है, ये एक्सपेरिमेंट पैरामीटर है, ये कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व किया एक्सपेरिमेंट पैरामीटर है, आर इज ए कांस्टेंट। तो इस एक्सप्रेशन में सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम सारे पैरामीटर्स को एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन कर सकते हैं तो हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके बेटे, लेकिन यहाँ और एक बात जो है जो जहन में उतारनी है बेटे, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज नॉट सुइटेबल for the determination of molecular mass of non-volatile solute because of many experimental difficulties। ठीक है, जो इसके साथ एसोसिएटेड है बेटे, यानी ये यूजुअली यूज नहीं किया जाता, ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज नहीं किया जाता यूजुअली फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके बेटे, लेकिन दिस इज द मोस्ट सुइटेबल मेथड, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स एटसेट्रा। यानी जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए दिस द मोस्ट सुटेबल मेथड। ठीक बेटे, तो नोट करने वाली बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर इन जनरल इज नॉट ए
is not a very useful method for the determination of molecular mass of non-volatile solute. Osmotic pressure in general is not a very useful method for the determination of molecular mass of non-volatile solute because of the experimental difficulties. Okay, बेटे. However, this is the most suitable method. This is the most suitable method for the determination of molecular mass of proteins, polymers, macromolecules, etc. ओके बेटे, ऐसा क्यों? यानी क्यों ये सबसे सुइटेबल मेथड है फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स? उसके नंबर ऑफ रीजंस हैं. पहला रीजन जो है उसको समझिए बेटे, ध्यान देने वाली बात है. ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है बेटे, मॉलिक्यूलर मास जो इनका होता है बेटे, वो बहुत ज्यादा होता है. जैसे मॉलिक्यूलर मास जो होता है इनका, आप बोलेंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं बताऊंगा बेटे, ध्यान देने वाली बात है. ठीक है, पहला आपको बात जो आपको समझना है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल जो है, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, या प्रोटीन्स या पॉलीमर्स, इनका जो मॉलिक्यूलर मास है इट रेंजेस लाइक दिस. 10⁻³ ग्राम होता है, 10⁻⁵, 10⁻⁶ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यानी बहुत ज्यादा होता है. लेट अस से हम कहेंगे 10⁻⁶ ग्राम है पर मोल. ये लेट अस से हमारे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल है और इसका इतना मोलर मास है. अब बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, ध्यान से हमारी बात है. इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको इस मैक्रोमोलिक्यूल का 1 मोल डिसॉल्व करना है 1 लीटर में, तो आपको 10⁻⁶ ग्राम्स डिसॉल्व करने, जो कि 2 kg है. 1 लीटर में 2 kg डिसॉल्व यूजुअली हो ही नहीं सकते, ठीक है. लेकिन अब अगर आप बोलेंगे कि इस मैक्रोमोलिक्यूल का हम जरूरी क्या है 2 kg डिसॉल्व करना, हम बहुत कम डिसॉल्व करेंगे. लेट अस से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, लेट अस से आपने, ठीक है, आपने इस मैक्रोमोलिक्यूल का जो मास लिया WB, लेट अस से हम कहेंगे आपने इसके 10 ग्राम बहुत होते हैं पानी 1 लीटर में डिसॉल्व करना. लेट अस से 10 ग्राम डिसॉल्व किए. जरा आप देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कितने बनेंगे, वो बनेगा 10 डिवाइड बाय 10⁻⁶, जो कि आएगा इक्वल बेटे 10⁻⁶, जो कि आएगा 0.0 फिर 5 zeros 1. यानी ये इसका बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, ये इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है जो आपने 1 लीटर में डिसॉल्व किए. ठीक है, अब ये समझने वाली बात है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इतना कंसंट्रेशन कम है. इतना कंसंट्रेशन कम होने की वजह से देखो किस पर फर्क पड़ने वाला है बेटी, जो आपका रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेट प्रेशर है वो है P0 माइनस PS PA0 माइनस PS डिवाइड बाई PA0. वो था अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ठीक है, वो था मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000.
याद करें मैंने ये दिया है एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बहुत कम है, अगर मोलैरिटी का इतना कम वैल्यू है तो मोलैरिटी का भी बहुत कम वैल्यू बनेगा बेटे, जब आपने 10 ग्राम डाले हैं और नीचे डिवाइड बाय 1000 है, यानी जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेट प्रेशर का वैल्यू है वो बहुत बहुत कम आएगा। अगर वो बहुत बहुत कम आएगा, वो इतना कम आएगा कि उसको बाद में जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो उसको डिटरमाइन कर ही नहीं पाएगा, यानी उनका इतना वैल्यू कम है कि प्रैक्टिकली बाद में रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेट प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली एक्यूरेसी से मेजर करना इट इज ट्रेमेंडसली डिफिकल्ट, ठीक बेटे। तो ये पहला रीजन है। इसी तरह बेटे, ठीक बेटे, इसी तरह से अगर मैं, आप बोलेंगे सर चलो ये तो इसकी बात हुई रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेट प्रेशर, मगर हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी है, हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी है, तो समझने वाली बात है। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, हम जानते हैं सेम आर्गुमेंट में यहां लिख सकता हूं डेल्टा टी एफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल के एफ इंटू एम, अगेन मोलैरिटी। आप देखिए जो मोलैरिटी का वैल्यू आपका बहुत कम बढ़ रहा है और डेल्टा टी एफ का वैल्यू अगेन बहुत कम आएगा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, डेल्टा टी एफ इज द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, बेसिकली वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है। तो आपका थर्मोमीटर, ठीक है, अगर आप बहुत ही एक्यूरेट थर्मोमीटर भी मेजर करेंगे, क्योंकि मोलैरिटी का वैल्यू कितना कम है, डेल्टा टी एफ का वैल्यू बहुत कम आएगा, उसको बाद में एक्यूरेटली आपका इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर ही नहीं पाएगा। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट उसको एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो आपको जो मॉलिक्यूलर मास आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इस वाली फार्मूला से ऑब्टेन करना होगा वो गलत आएगा बेटे, ठीक बेटे। इससे भी ठीक बेटे, तो क्या कहने का मतलब है, ठीक है, कि और उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे मेरे पास है डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी है केबी इंटू एम, जी बेटे, डेल्टा टीबी है केबी इंटू एम, ओके बेटे। इसके साथ बिसाइड्स इसका वैल्यू कम आएगा, इसके साथ एडिशनल और एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अगर आपको डेल्टा टीबी निकालना है तो आपको सॉल्यूशन को बॉयल करना पड़ेगा, जो कि सॉल्यूशन में मौजूद है आपका प्रोटीन, आपका पॉलीमर और आपका मैक्रोमोलिक्यूल। आपने सुना होगा कि ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये हायर टेम्परेचर पर होते हैं अनस्टेबल, यानी उनका स्ट्रक्चर मॉडिफाई होता है, उसको जैसे प्रोटीन्स की केस में उसको बोलते हैं डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, उनका जो स्ट्रक्चर है दैट गेट्स मॉडिफाइड, ठीक है। यानी हायर टेम्परेचर पर जब आप सॉल्यूशन को बॉयल करेंगे, आपने जो इसमें मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर या प्रोटीन या डिसॉल्व किया होगा वो अपना स्ट्रक्चर ही लॉस करेगा, यानी वो सॉल्यूट रहेगा ही नहीं जो जिसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना था, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डेल्टा टीबी। बिसाइड्स डेल्टा टीबी का वैल्यू भी कम आएगा, यानी कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स और पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट या रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेट प्रेशर से निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इनका जो वैल्यू है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स वो बहुत ही कम आता है और उसको एक्यूरेटली मेजर करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात मैंने आपको बताई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के साथ एडिशनल प्रॉब्लम एसोसिएट ये है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपको सॉल्यूशन को बॉयल करना पड़ेगा, और जब आप सॉल्यूशन को बॉयल करेंगे तो हायर टेम्परेचर पर मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन्स, पॉलीमर वो स्टेबल होते ही नहीं है, दे विल लूज देयर स्ट्रक्चर एंड दस योर सॉल्यूट गेट्स मॉडिफाइड एंड यू विल नॉट ऑब्टेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ डेजर्ट सॉल्यूट जो आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके कंपैरिजन में आपके पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई है इक्वल, वो है सी आर टी, ओके बेटे। अब सवाल ये है सर यहां भी तो कंसंट्रेशन का वैल्यू बहुत कम है, डेफिनेटली बिल्कुल बहुत कम है, जैसे यहां है वही वाला वैल्यू हम मानेंगे 10⁵, मगर अब इस 10⁵ को आप कुछ डिवाइड नहीं करने जा रहे हैं बल्कि मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 8.314 अगर पास्कल में निकाल रहे हैं, ठीक, या लीटर एटी में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आर का वैल्यू इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए, और टेम्परेचर का वैल्यू रूम टेम्परेचर पर मान लो कर रहे हैं, तो ठीक है, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने से ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू कंपैरेटिवली इन तीनों पहले वाली तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू ज्यादा आएगा, यानी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू ज्यादा आएगा तो कंपैरेटिवली इसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ठीक बेटे, नंबर फर्स्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए आपको जरूरत नहीं है कि आप सॉल्यूशन को बॉयल करें, आप उसको रूम टेम्परेचर पर भी निकाल सकते हैं, और दिस इज द रीजन व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है बेटे। लेकिन इन जनरल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इट इज नॉट अ वेरी गुड मेथड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिफिकल्टीज जो इसके साथ इन्वॉल्व है, ठीक बेटे। ओके बेटे, और एक बात जो मैं यहां कंक्लूड करना चाहता हूं, ठीक है,
देखिए बेटे, और एक बात जो मैं यहां कंक्लूड करना चाहता हूं, हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है, पाई इज इक्वल CRT। ठीक बेटे, अब अगर मेरे पास है, ध्यान देने वाली बात है, अब अगर मेरे पास है 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और मेरे पास है नंबर सेकंड 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सक्रोज। देख लीजिए बेटी, मुझे बताइए, अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशन की बात करूं, इन दोनों सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है C वो सेम है, R का वैल्यू सेम है, अगर मैं दोनों को रखूं एट द सेम टेम्परेचर T और इसको भी रखूं एट द सेम टेम्परेचर T, तो दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है यानी पाई 1 जो आएगा वो आएगा इक्वल पाई 2। मैं असल में समझाना क्या चाहता हूं इस ऑब्जर्वेशन से, इस ऑब्जर्वेशन से मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू है ये नेचर ऑफ सॉल्यूट यानी ग्लूकोज हो या सक्रोज हो, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो किस पर डिपेंड करता है, अब जरा ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अगर मैं यहां लूं, नहीं अगर मैं यहां लूं, इसको मैं बोलूं A, मेरे पास है 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट टेम्परेचर T, और मेरे पास भी है 0.02, आप देखिए मैंने कंसंट्रेशन डबल कर दिया, मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज और सक्रोज एट टेम्परेचर T। आप देखिए यहां देखिए इस फॉर्मूले से टेम्परेचर सेम है, R सेम है, मगर कंसंट्रेशन का वैल्यू डबल कर दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर डबल हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात समझ आती है, जो पाई सेकंड है, पाई ऑफ सेकंड सॉल्यूशन जो है वो आना चाहिए 2 टाइम्स द पाई ऑफ फर्स्ट। क्या कहना चाहता हूं, ठीक है, यानी जो दूसरी ऑब्जर्वेशन ने बताई वहां से सीधे सीधे समझ आता है, अगर आप नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डबल करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू भी डबल होता है। कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू डिपेंड करता है ओनली अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, उसको आप बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस फार्मूला से ऑस्मोटिक प्रेशर इज दस ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कंक्लूजन क्या है बेटी, कंक्लूजन इस तरह से है, पाई इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पाई इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान देने वाली बात है। ओके बेटी, ठीक है, यहां मैं कुछ और टर्म्स आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान देने वाली बात है। लेट अस से मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए। ओके बेटी, और ये मेरे पास है सॉल्यूशन बी। इसको मैंने रखा है एट टेम्परेचर T, इसको मैंने रखा है एट टेम्परेचर T। और ये मेरे पास है सॉल्यूशन C एट द सेम टेम्परेचर। ध्यान देने वाली बात है बेटी। लेट अस से osmotic pressure of the solution A, pi A is equal to osmotic pressure of the solution B. Okay बेटी, and osmotic pressure of the solution C is greater than the osmotic pressure of solution A. ओके बेटी, लेट्स से हमने ऐसा कह दिया। जो मैं यहां टर्म्स आपको बताने जा रहा हूं गौर से, मगर ये है एट द सेम टेम्परेचर। ठीक बेटी, जिन दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा एट द सेम टेम्परेचर उनको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक बेटी, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से हुए बेटी, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस
आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से बेटी? ठीक है, द सॉल्यूशंस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। द सॉल्यूशंस having same value of osmotic pressure pi at the same temperature, at the same temperature। ठीक बेटी, एट द सेम टेम्परेचर, उनको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो फिर मैं बोल सकता हूं, अगर मैंने मान लिया है कि ए और बी आपस में आइसोटोनिक हैं, यानी उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो ए और बी को मैं बोल सकता हूं, ठीक है, दे आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो फिर मैं बोल सकता हूं ए एंड बी आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, ए एंड बी आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट देख लीजिए बेटे, अगर ए एंड बी आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो मैं यहां लिख सकता हूं पाई ए इज इक्वल पाई बी, और पाई ए हम जानते हैं दैट इज इक्वल शाबाश, वो आएगा सी ए आर टी, इसका भी आएगा सी ए आर टी, आर टी कैंसिल, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय आएगा वॉल्यूम ऑफ ए, ही आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बी, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हुए दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू सेम हो एट द सेम टेम्परेचर, तो उनको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हम ए और बी को आपस में आइसोटोनिक मान सकते हैं। ठीक है बेटी, नेक्स्ट देख लीजिए बेटी। ठीक है बेटी, दूसरा टर्म जो मैं यूज करने जा रहा हूं, ठीक है, वो है, उसको मैं बोलने जा रहा हूं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हुआ वो वाला सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा हो एट द सेम टेम्परेचर। द सॉल्यूशन having higher pi the solution having higher pi than the other solution at the same temperature, at the same temperature will be called hypertonic with respect to other solution, with respect to WRT, other solution। ओके बेटी, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर कम हो उसको बोला जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन, यानी जिसका ज्यादा है उसको बोला जाएगा हाइपरटोनिक और जिसका कम है उसको बोला जाएगा हाइपोटोनिक। जैसे जो सॉल्यूशन सी है इसको हम ए और बी के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, लेकिन उसके कंपैरिजन में ए को अगर हम सी के साथ कंपेयर करेंगे तो ए और बी को हम बोल सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है बेटी, आई होप आपको बात समझ आई। ठीक बेटी, तो फिर यहां मैं बोल सकता हूं, ठीक है, सी इज solution C solution C is hypertonic with respect to solution A and B, ठीक है। और एक छोटा सा टर्म यूज होता है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, जो मैंने अभी यूज किया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। मैं इसको यहां इस आपके लिए लिख देता हूं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ द सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर। द सॉल्यूशन having lower pi यानी ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर सॉल्यूशन,
then the other solution at the same temperature will be called hypotonic solution with respect to other solution. With respect to other solution. ओके बेटी, हाइपोटोनिक ध्यान देने वाली बात है। ये सिंपल है। नहीं बेटी, मैंने आपको इससे पहले ये बताया हुआ है कि osmosis takes place because of the difference of vapor pressure, osmosis takes place because of the difference of vapor pressure on the two sides of SPM। ठीक बेटी, अब ध्यान देने वाली बात है। नहीं बेटी, अगर मैं रखूं सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी जो कि आइसोटोनिक है, यानी अगर दो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू सेम हो, इसका मतलब ये हुआ अगर इनका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू सेम है तो उनका वेट प्रेशर का वैल्यू भी सेम है। ठीक है, अगर दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को रखा जाए आपस में टच यानी आपस में कंटैक्ट में रखा जाए विद अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो नो ऑस्मोसिस विल टेक्स प्लेस। ठीक है, यानी इफ टू isotonic solutions are placed in contact with a semi-permeable membrane, no osmosis will takes place। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को रखा जाए इन कंटैक्ट विद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ऑस्मोसिस विल टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ज्यादा होगा जिसका कंसंट्रेशन का वैल्यू ज्यादा होगा, और जिसका कंसंट्रेशन का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर का वैल्यू कम होगा। और ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को रखेंगे कंटैक्ट में, ऑस्मोसिस विल टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जिसका लोअर कंसंट्रेशन होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कम, और जिसका हायर कंसंट्रेशन होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू होगा ज्यादा। हायर कंसंट्रेशन वाले को बोलेंगे हाइपोटोनिक और लोअर कंसंट्रेशन वाले को बोलेंगे शाबाश हाइपोटोनिक। तो मैं कह सकता हूं अगर हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को रखा जाए इन कंटैक्ट, ऑस्मोसिस विल टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक थ्रू एसपीएम, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके बेटे, नहीं बेटे, यहां मैं लिखने जा रहा हूं बेटे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस एक छोटा सा टर्म है, इसको मैं बताने जा रहा हूं, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए बेटे, अगर मैं क्या करूं बेटे, मेरे पास है लेट अस से ये मेरे पास है सॉल्वेंट, और इस वाले साइड में मैंने रखा सॉल्यूशन। ओके बेटे, देखिए बेटे, लेट अस से मैं कहूं ये मैंने यहां लिया बेटे वाटर, प्योर वाटर सॉल्वेंट, लेट अस से प्योर वाटर, और यहां मैंने दिया बेटे सॉल्यूशन।
ठीक है, सोल्यूशन लेट अस से या मैं कहूँ सी वाटर कंटेन साल्ट्स, तो इट कैन बी ट्रीट लाइक ए सोल्यूशन सी वाटर। ओके बेटे, और वहाँ मैंने प्योर वाटर लिया था, और यहाँ बीच में मैंने रखा था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो मैं यहाँ इसको कर रहा हूँ ऐसे, लेटर बी, ये है हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके बेटे, हाँ यूजुअली हम जानते हैं ओके बेटे, यूजुअली हम जानते हैं, लेट्स से ये है पिस्टन, ठीक बेटे, ये वाला है हमारा पिस्टन, ध्यान देने वाली बात है। यूजुअली हम जानते हैं कि ऑस्मोस टेक्स प्लेस फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन इस एपरेट्स को ऐसे ही रहने दूं, तो यू विल फाइंड दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन टिल बोथ दोनों साइड में वेयर प्रेशर का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, वो मैंने पढ़ाया हुआ है इसी बेटे। ओके बेटे, और उसकी वजह से फिर यहाँ एक एडिशनल प्रेशर डेवलप होगा जिसको आप बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक बेटे, अब अगर मैं ऐसा करूं बेटे, गौर सुनने वाली बात है, ठीक है, अब अगर मैं यहां प्रेशर एक्सर्ट करूं, याद करें मैंने आपको बोला था द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी यूज्ड ऑन द सॉल्यूशन साइड, which must be used on the solution side, ठीक है, so that osmosis will be stopped, that is called osmotic pressure। ठीक है, यानी अगर मैं यहां जो बाहर वाला प्रेशर है P अप्लाई करूं, बाहर प्रेशर अगर P का वैल्यू होगा इक्वल टू पाई, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो एक्सटर्नल प्रेशर आपने यूज किया, ठीक है, तो यहां होगा नो ऑस्मोसिस, नो ऑस्मोसिस। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर यूज करेंगे ग्रेटर देन पाई, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो व्हाट यू विल फाइंड दैट नाउ द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस विल बी रिवर्स, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट, और जो कि बाद में यहां से ऊज आउट हो सकता है बाहर। ठीक बेटी, यानी अगर P है ग्रेटर देन पाई तो यहां बेटी होगा रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यूजुअली कहां से कहां होता है, वो होता है फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन साइड में एक्सटर्नल प्रेशर यूज करेंगे ग्रेटर देन पाई, तो रिवर्स ऑस्मोसिस विल टेक्स प्लेस। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर डिसैलिनेशन ऑफ शाबाश सी वाटर, यानी प्योर वाटर को यूज करने के लिए आप रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं, और इसके लिए जो सेमी परमेबल आपको चाहिए उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होना चाहिए। यूजुअली यूज किया जाता है शाबाश सेलुलोज एस्टेट, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। और दूसरी बात मैंने बताई, ठीक है, इसके लिए सिंपल मेम्ब्रेन ऐसा चाहिए जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, तो कॉमनली जो यूज होता है वो है सेलुलोज एस्टेट। सेलुलोज एस्टेट इज यूज्ड एज SPM in reverse osmosis। ओके बेटी, दिस ऑल अबाउट जो मुझे ऑस्मोसिस में आपको पढ़ाना चाहिए था। लेकिन बेटे और एक बात जो मैं छोटी छोटी बातें आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक बेटी, वो ये है एनसीईआरटी घर में खोले, वहां लिखा होगा इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यानी कुछ फिनोमिनन जो आप एक्सप्लेन करते हैं वो पर्टिकुलरली आप बॉटनी में पढ़ते हैं। जैसे एक है उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक बेटी, एक टर्म है उसको आप बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक बेटी। इस तरह एक टर्म है उसको आप बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस, ठीक बेटी। इस तरह एक टर्म है इडिमा, ठीक बेटी। इस तरह एक टर्म है कि आप जानते हैं कि जो अगर आपके पास ग्रेप्स हैं, ठीक बेटी, ग्रेप्स हैं, उनको अगर आप डालेंगे ब्राइन में यानी कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन, तो यू विल फाइंड दैट उनमें होगा शाबाश एक्स ऑस्मोसिस, उनमें से पानी बाहर आएगा, ठीक है। इस तरह अगर मुरझाए हुए फ्लावर्स अगर आप उनको पानी में रखेंगे, ठीक है, तो वो अगेन रिवाइव होंगे यानी तरोताज़ा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आई होप सो कि आप ये सारी बातें जो है एनसीईआरटी से कवर करेंगे, इसको वहाँ पढ़ेंगे ऐसे, उसका ऊपर हेडिंग होगा, या अगर हेडिंग ना भी हो तो वहाँ लिखा होगा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। इस तरह ऑस्मोसिस आल्सो प्लेज अ पार्ट इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ठीक है। ये सारी बातें आप बॉटनी में पढ़ते हैं, ठीक है।
आई होप सो हमारे यहाँ ये इतनी काम की चीज़ नहीं है। आई होप सो कि आप इसको खुद कवर अप करेंगे। तो दिस ऑल अबाउट जो हमें इसमें पढ़ना था ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बेटे, ठीक है। सोल्यूशन का जो लास्ट लेक्चर मैं ऐड करने जा रहा हूँ वो है, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे बेटे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वॉट हाउस फैक्टर। और अब हम इस सारे चैप्टर को जनरलाइज करेंगे इस तरह से, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि अब अगर हमारा सोल्यूट जो है वो डिसोसिएट भी होता हो सोल्यूशन में और एसोसिएट भी होता हो, तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो वैल्यू है वो किस तरह से बेटे मॉडिफाई होगा, वो इसका लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं कल ऐड करूंगा। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्व स्टेट।